हेलो 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 हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून भाई। आवाज आ रही है सभी को मेरी? हाँ सर। आवाज आ रही है, चलो ठीक है। आपने एक बार वहां से ऑडियो भी बंद कर लेना। चलो जी, स्टार्ट करें फिर डाउट सेशन। चलो यस सर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले डाउट किस किस का, एक बार पहले तो वहां पे हैंड रेस करके मुझे दिखा दो किन किन बच्चों के डाउट है, फिर मैं नाम लेता रहूंगा, वो वन बाय वन डाउट लेते रहेंगे जी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मुस्कान। हाँ जी मुस्कान बोलो। होना चाहिए। हाँ, अच्छा। मार्केट मुस्कान आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही वहां से आपकी। आपकी साउंड नहीं आ रही वहां से, अभी भी नहीं आ रही। या तो एक बार ऐसा करो, दोबारा से ना एग्जिट करके फिर दोबारा से आप एक बार बोल करो। चलो। So now is it audible? हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज, बोलो। Sir, very good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Sir, actually, sir, section 44A में PGVP का sir. हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, उसमें थोड़ा डाउट था सर। अच्छा, 44AE के अंदर डाउट है? तक वाला जो था ना, आपने जो बताया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इधर सुना यस ध्यान सर। से। अब अगर मैं सेक्शन 44AE की बात करूंगा ना, तो मे बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो पीजीपी के चैप्टर में, एक तो 44AD हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का था, एक 44ADA हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का था, और एक 44AE जो है वो भी हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का था। अब अगर मैं 44AE की बात करता हूँ ना, उसके अंदर मैंने कहा था कि 44AE जो है वो आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के दायरे में तब आएगा अगर पूरे साल में पहली कंडीशन क्या है, 10 तक ट्रक आपके पास होंगे। इट मीन अगर यस 10 सर। तक ट्रक होंगे उस केस में 44AE लगेगा, नहीं तो 44AE नहीं लगेगा। अब ओके। अगर मान लो उस केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगाना है तो दो केस होते हैं। सबसे पहला केस ये होगा कि या तो गुड्स आपका हैवी गुड्स व्हीकल होगा या गुड्स आपका हैवी गुड्स व्हीकल में कवर नहीं होगा। अब हैवी गुड्स ओके व्हीकल सर। किसे कहते हैं, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है जिसका ग्रोस वेट जो है वो 12,000 केजी से अगर ऊपर होगा ना तो उसको हम बोलेंगे हैवी गुड्स व्हीकल, और इसका ओके। ग्रोस वेट 12,000 केजी से कम होगा वो अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल होगा। ठीक है जी। अब जितने भी आपके हैवी गुड्स व्हीकल होंगे उस केस में गवर्नमेंट कहती है हम डीम्ड इनकम मानेंगे 1,000 पर टन। इट मीन यस जितने सर। भी टन होंगे ना, जितने भी टन होंगे उसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने मंथ के लिए होगा उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने ट्रक होंगे मतलब जितने ग्रोस व्हीकल वाले ट्रक होंगे उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो 3 ट्रक हैं, और इन यस तीन सर। ट्रक का वेट जो है ना, फॉर एग्जांपल 17,000 केजी है, तो अगर इनका ग्रोस वेट 17,000 किलो है तो 17,000 किलो का मतलब क्या हो गया, 17 टन हो गया। तो यस 17 सर। मल्टीप्लाई 1,000 मल्टीप्लाई 3। अब जितने महीने के लिए यूज किया होगा उतने महीने से मल्टीप्लाई करके वो आपकी 44A में इनकम आ जाएगी। अब मान लो ओके सर। दो ट्रक ऐसे हैं, दो ट्रक ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो 12,000 किलो से कम है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 केजी है या 11,000 केजी है, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है फिर आपकी इनकम बनेगी 7,500 पर मंथ। ठीक है जी, और जितने ट्रक होंगे उतने ट्रक से मल्टीप्लाई करके उसके बेस पे आप इनकम निकाल सकते हो। ओके सर। ठीक है मुस्कान? यस सर। और सर एक और डाउट था सर। सर वो जो सेक्शन 54GB सर हाँ ऑफ जी, कैपिटल गेन, हाँ जी। तो सर, हाँ तो सर उसका जो एप्लीकेबिलिटी वाला जो पॉइंट था सर, उसमें डाउट था सर। एप्लीकेबिलिटी मतलब कि एग्जामिशन कैसे मिलती है? हाँ मतलब कंडीशन सब्जेक्ट टू विच एग्जाम्पशन इज अवेलेबल।
नहीं, वो तो ये कंडीशन थी कि आपको नॉर्मल क्या होता है कि जो भी आपके 54 सीरीज में जो सेक्शंस आते हैं ना, उसके Yes, अंदर sir. क्या होता है कि आपको कैपिटल गेन अगर इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट आपको मैंने कहा था कि एक 54F है और एक 54EE और एक 54GB, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें अगर सेल कंसीडरेशन इन्वेस्ट करोगे तब कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। Okay, sir. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो मेरा सेल प्राइस 40 लाख है और कॉस्ट मेरी 20 लाख है, तो 20 लाख रुपए अगर मुझे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाना है ना, तो मुझे सारा का सारा सेल कंसीडरेशन इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। ओके सर। और सर बस वो एक डाउट था सर, सेक्शन 35A वो सर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाला जो था पीजीबीपी का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, उसमें थोड़ा डाउट था सर। अच्छा, उसके अंदर तो ये है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस ले रही है, तो जो भी हम लाइसेंस के लिए वो कंपनी खर्चा करेगी ना, वो कैपिटल खर्चा होता है। बट उस कैपिटल खर्चे पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। गवर्नमेंट कहते हैं जितना भी वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खर्चा करेगी तो जितने साल का उसे वो लाइसेंस मिलेगा, तो जितना उसने खर्चा किया डिवाइड में लाइसेंस की जो भी लाइफ होगी उससे डिवाइड करके ना उसको हर साल उतना उतना खर्चा वो अलाउड हो जाएगा। ओके सर। एंड सर वो जो आपने सर लॉटरी वाला बताया था कि उसमें सर टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, तो सर उसमें अपन टीडीएस के टाइम नहीं करते कि इनकम के टाइम, वो डाउट था। नहीं नहीं, एक बार दोबारा से बोलो। लॉटरी में तो टीडीएस डिडक्ट होता है सर वो आप एक अपन ने वो सर वो जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स किए थे सर, तो उसमें अपन ऐसे करते थे ना कि अपन टीडीएस किसमें डिडक्ट नहीं करते थे। टीडीएस डिडक्ट लॉटरी पर तो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, और लॉटरी पर तो टीडीएस 30% से कटता है। हाँ, लेकिन सर आपने कुछ ऐसा बोला था ना इसमें कि इनकम के टाइम ही अब उसमें डिडक्ट नहीं करते अपन टीडीएस। मुझे ऐसा पॉइंट याद नहीं है, या तो मुझे आप बता देना कि कौन सा पॉइंट मेरे को पर्टिकुलर, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल लॉटरी पर टीडीएस कटता है, तो ना टीडीएस कटने की तो कोई बात नहीं है। ओके सर। तो सर ठीक है। बाकी तो डाउट, हाँ सर बाकी डाउट क्लियर। नहीं सर, सर वो एक और डाउट था सर लास्ट कि सर पीजीबीपी में सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला था सर, है ना, कि रिलेटेड टू बिजनेस अगर अपन कर रहे हैं तो अलाउड होगा सर इन रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ जी, तो सर उसका मीनिंग तो यही है कि जब भी आप बिजनेस के लिए कोई कैपिटल खर्चा करोगे वो अलाउड होगा, बट इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब ये है, आपको मैंने कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डेप्रिसिएशन मिलता है। अब जो भी आपके डेप्रिसिएशन के रेट होंगे उस रेट से आप निकाल दोगे डेप्रिसिएशन, और उतना उतना पीएनएल में डेबिट कर दोगे। जैसे रेवेन्यू खर्चा 100% अलाउड होता है ना, तो कैपिटल खर्चा 100% नहीं होता, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में अलाउड होता है। ओके सर, ओके। ओके जी। हाँ जी पलक, आपका डाउट है? हाँ सर। हाँ जी पलक बोलो। सर मेरे को एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 5000 के अगर ऊपर गिफ्ट दिया तो फुल्ली टैक्सेबल है क्या? वो डिपेंड करता है कि गिफ्ट आपका मॉनेटरी फॉर्म में है या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। अगर आपका मनी फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल जैसे मनी फॉर्म में कैश गिफ्ट किया या चेक गिफ्ट किया, ठीक है, हाँ सर। तो उस केस में आपका फुली टैक्सेबल होगा, कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। बट अगर वो इन काइंड फॉर्म में है तो 5000 एग्जम्प्ट है, और अगर 5000 से ऊपर होगा तो एक्सेस वैल्यू उस केस में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया। मॉड्यूल। हाँ जी बोलो। हाँ सर बोलो। मॉड्यूल में जो सम्स दिए हुए ना उसमें फुल्ली टैक्सेबल किया कूपन्स वगैरह में। नहीं, कूपन तो मॉनेटरी फॉर्म में आ गए ना, फिर कूपन तो मनी का फॉर्म, मतलब क्या कि अगर आपको कुछ भी देंगे वो मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो मनी फॉर्म हो गया ना। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो और सर मेरे को जितने भी आपके ऐसे गिफ्ट होंगे जो मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 2000 का हो, 3000 का हो, 6000 का हो, 8000 का हो। बट अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वॉच दी और उस वॉच की वैल्यू 10,000 रुपए है, तो वॉच मींस इन काइंड फॉर्म, तो 5000 एग्जम्प्ट है, बैलेंस 5000 जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा सर। और सर मेरे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी डाउट था, अगर मैटरनल पेरेंट्स गिफ्ट देंगे तो टैक्सेबल होगा क्या? अगर मैटरनल पेरेंट्स गिफ्ट दिए तो टैक्सेबल होगा? नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा। नहीं होगा ना? हाँ जी। बस सर मुझे खाली पूछना था। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, अगला डाउट चिराग। हाँ सर। हाँ जी। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। सर वो जो सेक्शन 54 जो है ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कैपिटल गेन का एग्जम्पशन
रेसिडेंशियल हाउस सोल्ड करके हम रेसिडेंशियल हाउस परचेस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। और सेक्शन 54F में ऐसा लिखा हुआ है कि हम कोई भी एसेट सोल्ड करके हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि परचेस ये ओनली वन रेसिडेंशियल एचपी इन सेक्शन 54F? नहीं नहीं, देखो 54 में तो आपकी अमेंडमेंट आ चुकी है ना। 54F के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि आप कुछ भी बेचो, बट आपको परचेज करनी है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और 54 में ये लिखा हुआ है कि अगर रेजिडेंशियल हाउस बेचोगे और उससे जो गेन आएगा उसको रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करोगे तो 54 में एग्जम्पशन मिलेगी। अब मे बी अगर आपने अमेंडमेंट क्लास देखी हो, पहले वहां पे लिखा हुआ था कि एग्जम्पशन 54 में एक घर की मिलती है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है, ठीक है ना, तो अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है तो फिर 2 घर एग्जम्प्ट हो जाएंगे, और अगर 2 करोड़ से ज्यादा है फिर आपको एग्जम्पशन एक ही घर की मिलेगी। तो आप कहना चाह रहे हो कि 54F में जो भी मतलब 54F में आप कहना चाह रहे हो कि कोई भी हम कैपिटल एसेट सेल करके एचपी परचेस करना है, मतलब जिसके पास घर नहीं है उसको आई मीन हाँ, 54F का एग्जम्पशन मिलेगा ना। 54F में सेल आपने कुछ भी किया हो, परचेज आपने किया हो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और 54 एप्लीकेबल तब होगा जब घर सेल करके घर परचेज करूंगा। ओके सर। और एक ये डाउट था कि जो परक्यूजिट है हमारा, उसमें जो लीव ट्रेवल कन्वेंस है ना, हाँ जी, तो वो 4 साल में 2 बार, मतलब 4 साल में 2 बार हम लीव ट्रेवल कन्वेंस यूज कर सकते हैं ना। हाँ, और अगर नहीं यूज किया तो आगे के लिए सिर्फ 1 साल ही कैरी फॉरवर्ड होगा। एक एलटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी। हाँ हाँ जी, ये एक डाउट और डाउट है, था आप सर, मुझे बता रहे थे। ये नहीं मतलब एक कंफर्म करना, उसमें कंफ्यूजन ऐसा आ रहा था कि 1-2 सब मैंने गलत सॉल्व। अच्छा अच्छा, नहीं 4 साल में 2 एलटीसी मिलती है। 4 साल में 2 एलटीसी मिलती है। एक एलटीसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है आपकी आगे जाकर। चिराग, और कोई डाउट है? ओके सर, सेक्शन 35, हाँ सर एक ही है सिर्फ लास्ट। हाँ जी, बोलो। वो सेक्शन 35 ही है ना इसका, वो एक्सपेंडिचर फॉर सर्टन मिनरल्स वगैरह। हाँ जी, वो हाँ बोलो। उसमें जो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा सा। उसके अंदर तो ये है कि जो भी आपका एक्सट्रैक्शन और मिनरल्स पे जो भी आप एक्सपेंडिचर बियर करते हो, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है वो खर्चा आपको अलाउड करेंगे हम 10 साल के अंदर, मतलब 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर वो खर्चा आपको अलाउड कर देंगे। बट वो खर्चा अगर कमेंसमेंट से पहले का है तो मैक्सिमम वो 4 साल या 5 साल से पहले का खर्चा नहीं होना चाहिए। आपने अगर सेक्शन 35E ध्यान से पढ़ाओ, उस 30, एक तो सेक्शन 35D है और एक सेक्शन 35E है। 35D में है बिजनेस कमेंसमेंट से पहले के खर्चे, और 35E में है जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन वाले खर्चे होते हैं, वो जो भी खर्चे होंगे उसको हम अलाउड करेंगे 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपए खर्चा किया तो हर साल 1-1 लाख रुपए डेबिट करना है, और उससे ऊपर डेबिट नहीं करना आपको। ओके थैंक यू। ओके जी, वेलकम। यशवंती, यशवंती आपका डाउट है? यस सर। हाँ जी, बोलो। सर गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड आफ्टरनून जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि है ना कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, आप ठीक घबराए है, हो तो कि मैं उन्हें कवर। अच्छे से बोलो ना, एनर्जी के साथ बोलो। सर एक्चुअली सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ बोलो बोलो। सर मैं पूछ रही थी कि जैसे कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं तो मैंने कवर तो कर लिया, बट सर मेरे को ये कि सर मेरे को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रिक्वायर थे, तो मैं कहाँ से ले आई मीन मैंने लास्ट ईयर जो ICSI ने प्रोवाइड करे थे वो तो मैंने कर लिए। देखो, प्रैक्टिस के लिए तो मैंने 2000 MCQs तो ऑलरेडी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखे हैं, और जो पिछले 5 साल के जितने भी ICSI के MCQs हैं वो भी मैं डेली बेस पे रिवाइज आंसर के साथ करवा रहा हूँ। तो अगर आप ये टोटल सर मिला वो के मेरे डाउनलोड नहीं हुए, जो एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे आपने बताए थे डाउनलोड क्यों वो नहीं नहीं हुए? हुए। सबके डाउनलोड हो चुके हैं। चलो अगर डाउनलोड नहीं हो रहे तो मैं ऐसा करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ओके सर। और सर है ना मेरे को सेक्शन 35 पूछनी थी, और एक पूछना था सेक्शन 80EE।
सेक्शन 35 में कौन सा 35 तो काफी लंबा चौड़ा है। सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, उसका कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता। और है ना एक जो है ना हाउस प्रॉपर्टी भी है अपने, तो सर उसमें ना कहीं तो है ना अपन उसको 2 लाख की एग्जेम्पशन देते हैं कि आप 2 लाख तक आप ले सकते हो लोन वगैरह। हाँ वो तो नहीं, आप 35 तो पीजीपी का है, हाउस हाँ प्रॉपर्टी का। 35 तो पीजीपी का है। हाँ हाँ हाँ, तो आप मुझसे डाउट क्या पूछ रहे हो, मतलब सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला पूरा सेक्शन। हाँ सर, क्योंकि ना साइंटिफिक रिसर्च में सर पहले तो अपन 150% उसे एग्जाम्प्ट देते थे ना एग्जाम्पशन, हाँ पर सर अब भी उतना ही देंगे या फिर? हाँ, आपको मेरे को लग रहा है फिर आपने काफी पुराना पढ़ा हुआ है क्या, मतलब पीजीपी। सर मैंने वही, मतलब ऐसा है कि मेरे पास कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं थे, तो मैंने सिर्फ जो बुक्स में था वही पढ़ा था। नहीं नहीं, तो आप वो देख लो ना, रिवीजन क्लासेस मैंने सारी लेटेस्ट डाली हुई हैं, उसका आप रिवीजन क्लास एक बार देखो। और अगर वो किसी देख रहे हैं सर। देखो, अगर मैं पूरा सेक्शन 35 समझाऊंगा ना तो उसके अंदर काफी टाइम निकल जाएगा। मैं तो डाउट्स के लिए कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई डाउट है वो मुझसे बोलो। 35 तो काफी लंबा चौड़ा सेक्शन है साइंटिफिक रिसर्च वाला। एक बार मैं ये कर सर सकता उसकी हूँ। क्लास है कि यूट्यूब पे? हाँ जी। यूट्यूब पे उसकी क्लास है, मिलेगी क्या? हाँ हाँ, यूट्यूब पे 19 घंटे की रिवीजन क्लास के अंदर पूरा 35 अच्छे से मैंने बताया हुआ है वहां पे। और सर हाँ वो तो मैं देख लूंगी। सर मेरे को ये बताना है कि मेरे को ये बताओ कि जो अपन ले रहे हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख तक की अपन को एग्जामिशन मिलती है, लेकिन सर मैंने देखा था इंडिविजुअल में अपन को 50,000 की मिलती है, ऐसा क्यों? 50,000 की मिलती है। हाँ सर, बुक्स में दी है, जो आईसीएसआई ने मॉड्यूल दिया था उसमें। नहीं 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 नहीं, वो तो 80 डबल ई जो भी आप हाँ 80 डबल के अंदर है वो। 80 डबल ई तो आपका एक्सटर्नल डिडक्शन है, वो तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती है। सेक्शन 24 बी हाउस प्रॉपर्टी का अलग है और 80 डबल ई आपका अलग है, ठीक है ना। 80 डबल ई में जो हाँ, डिडक्शन है ना वो इन एडिशन टू 24 बी है, मतलब 2 लाख तो मिलनी ही मिलनी है, उसके बाद फिर आपका 80 डबल ई का डिडक्शन मिलेगी। ओके सर। और सर है ना एक अपन 87 ए जो सेक्शन है उसके अंदर 2,500 की और एक बार देते हैं 12,500 की, तो सर ऐसे एग्जामिनेशन क्यों देते हैं, मतलब दोनों जगह अलग अलग क्यों? नहीं नहीं, 2,500 की रिबेट तो लिमिट खत्म हो चुकी है, सिर्फ 12,500 ही है। ऐसा कहीं नहीं है कि 2500 और 12,500। ये 2500 अब तो पुराना लो था, खत्म हो चुका है। सभी को 12,500 की मिलेगी अगर इनकम 5 लाख तक है। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ध्यान रखो अपना अच्छे से। टेक केयर। यस। यस सर। क्या? हाँ जी सोनल, आपका डाउट है जी। यस सर। हाँ जी गुड बोलो सोनल। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा हर्षिता, ना मैट के हर्ष प्रोविजन से। एक सेकंड हर्षिता, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा और बाकी विकास के पास भी आ रहा हूँ, मतलब जिन जिन बच्चों के हैंड रेस है मैं उनके पास 1 बाय 1 आता रहूंगा। हाँ जी, हाँ सोनल बोलो। सर मेरा ना मैट के प्रोविजन से डाउट है एक। बोलो। सर मैट में जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना सर, हाँ जी। तो उसमें हम कुछ कुछ एक्सपेंडिचर को तो अलाउड करते हैं, कुछ को डिस अलाउड कर देते हैं। हम्म। तो सर उसमें जो इनकम टैक्स का लाइक इनकम टैक्स पे किया या इनकम टैक्स के अंडर जो भी इंटरेस्ट पे किया तो उसको हम डिस अलाउड कर देंगे, यानी कि एड बैक करेंगे हाँ जी। बुक प्रॉफिट में। तो सर अगर कस्टम पे किया है, कस्टम के रिगार्डिंग कोई इंटरेस्ट है, वो एड बैक नहीं करेंगे उसमें? नहीं वो अलाउड है, इनडायरेक्ट टैक्स वाले खर्चे अलाउड है। इंडायरेक्ट टैक्स वाले अलाउड है। और सर अगर पेनल्टी इनकम टैक्स के अंडर है तो वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि पेनल्टी का प्रोविजन किसी का भी अलाउड नहीं है। हाँ हाँ, वो अलाउड नहीं होंगे। हाँ, मतलब पेनल्टी अलाउड है, मतलब ऐड नहीं करना है पेनल्टी। नहीं, अगर पेनल्टी इनकम टैक्स की है और वो आपने देखो पेनल्टी भी 2 तरह की है ना। यस सर, अगर आपने पेनल्टी दो कोई तरह की। इनडायरेक्ट टैक्स के बेस पे की है तो अलाउड नहीं है, और अगर कंपनसेशन नेचर की है तो भी अलाउड हो जाएगी। अगर आपने नॉर्मल पे किया, आपने कोई डिफॉल्ट किया, उसके लिए कोई पेनल्टी पे की है तो आपको ऐड करनी पड़ेगी। ओके सर। अच्छा सर, और इसमें बुक प्रॉफिट में ही है, जब भी हम कोई प्रोविजन बनाते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए, हम्म। तो सर असेट्स और लायबिलिटी के लिए जब प्रोविजन बनाते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था, मुझे कंफर्म करना था कि असेट्स के लिए जो प्रोविजन बनाएंगे, चाहे वो एसेटेनेबल हैं चाहे वो अनएसेटेनेबल हैं, तो वो सारे के सारे वो हम वो डिसअलाउड ही करेंगे, यानी वो एड बैक करेंगे। हम्म।
और जो लाइबिलिटीज के लिए तो उसमें सिर्फ एसर्टेनेबल वाले ही असर्टेन यस, जो लाइबिलिटी अनसर्टेन है ascertainable। उसके लिए प्रोविजन बनाओगे तो एड बैक कर देंगे। अच्छा, और जो अगर नॉन एसर्टेनेबल है वो एड बैक नहीं करेंगे, यानी कि हाँ वो जी, उसे ऐसे ही छोड़ दे, इग्नोर कर देंगे उसे। यस यस। हाँ सर, मुझे यही कंफर्म करना था। थैंक यू सो मच। ओके जी। हाँ जी, कौशिक। कौशिक। हेलो। हाँ जी कौशिक। सर पीजीबीपी का सेक्शन है सेक्शन 33 ABA, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सेक्शन 33 AB में कोई पर्टिकुलर डाउट बताओ। वो पूरा सेक्शन ही थोड़ा सा, वो साइट रेस्टोरेशन फंड वाला। हाँ हाँ हाँ, पूरा सेक्शन ही एक्सप्लेन करना है। बस थोड़ा बहुत कर दो सर, ज्यादा नहीं। चलो मैं एक बार फिर ऐसा करता हूँ, पहले छोटे मोटे या तो डाउट्स ले लेता हूँ, फिर पूरा पूरा सेक्शन जिस जिसके होंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे अदरवाइज, ठीक है? हर्षिता। ठीक है, हर्षिता। यस सर, गुड हाँ जी, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे डाउट था, वो अभी मोटर व्हीकल में अमेंडमेंट आया ना, नया वाला अभी। मोटर व्हीकल में अमेंडमेंट कौन सी, किस सेक्शन में? ये डेप्रिसिएशन वाले में, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ जी उसमें मोटर व्हीकल कमर्शियल यूज। हाँ जी हाँ जी। तो सर आपने कल पेपर करवाया December 19 का, तो उसमें ना मोटर व्हीकल यूज फॉर कमर्शियल पर्पस 30% था। अगर इस बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना तो सर हम 45% करेंगे ना? हाँ, इस बार आपको वो यस 45% यूज करना है। ओके सर। सर और सेक्शन 43B। 43B पेमेंट बेसिस वाला। यस, डिसअलाउंस ऑफ अनपेड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। हाँ जी हाँ जी। सर वो समझ में नहीं आया। 43B के अंदर तो सिंपल सा ये है कि जो भी आपके इनकम टैक्स में खर्चे हैं वो मैंने पहले भी कहा था कि पेमेंट बेस पे आपको अलाउड होते हैं, ठीक है? अब अगर आपने 43 भी ध्यान से पढ़ा, उसमें आपको ना खर्चे दिए हुए हैं, और वो पेमेंट बेस पे अलाउड का मतलब क्या कि अगर आपने रिटर्न की ड्यू डेट तक पेमेंट कर दी है फिर तो वो खर्चा आपको उसी साल में अलाउड हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपने पेमेंट की है ड्यू डेट के बाद फिर वो खर्चा अलाउड तो होगा, बट वो जिस साल पे करोगे ना फिर वो उस साल अलाउड होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, या मैं बोनस की बात करता हूँ। अब सोच के बोलना, फॉर एग्जांपल मेरा ईयर चल रहा है 1920 चल रहा है, अब 1920 की रिटर्न कब जाएगी? 2021 में जाएगी, और 2021 में रिटर्न की ड्यू डेट है 31 जुलाई या 30 सितंबर, कोई भी एक ड्यू डेट मान लो। अब अगर मैंने ड्यू डेट से पहले अगर बोनस पे कर दिया फिर तो वो खर्चा 1920 में ही मुझे अलाउड हो जाएगा, और अगर वो ड्यू डेट के बाद मैंने पेमेंट की होगी ना, फिर जिस ईयर के अंदर मैंने वो खर्चा पे किया होगा फिर वो उस साल डेबिट करूंगा, इस साल मैं डेबिट नहीं करूंगा, बस ये बात ध्यान दो। तो मेनली 43B में लिखा हुआ है डिडक्शन ऑन अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, और पेमेंट आपको करनी है ड्यू डेट या उससे पहले। ओके सर। एंड सर सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम हाउस, विनिंग 194BB 194BB लोटरी का। यस सर, नहीं हॉर्स रेसेस। हाँ हॉर्स रेसेस, ओके। सर उसकी लिमिट 10,000 है कि 5,000 है? नहीं 10,000 है। 10,000 से आपने एक सेशन में 5,000 बोला था। हाँ वो मैंने उसके ना कमेंट बॉक्स में एक चेंज कर दिया था, 10,000 दोनों में 10,000 की लिमिट है। ओके सर। एंड सर कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट ना मैंने इससे वाले पहले डाउट सेशन में ही करवाया है, वो मैंने YouTube पे अपलोड किया है। आप स्टार्टिंग की ना वीडियो सुन लेना 10-15 मिनट की, उसमें समझ में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, डाउट सेशन नंबर 2 मैंने YouTube पे डाल दिया, उसके स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही 2-3 बच्चों का डाउट था, मैंने एक्सप्लेन किया था। सर सेक्शन 55A। 55A तो वैल्यूएशन ऑफिसर का है। यस सर। उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि हाँ बोलो। हाँ सर आप बोलो। उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि जो भी आपकी वैल्यू सही नहीं है, याद करो एक 50C मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एफएमबी में कोई भी डाउट होता है, एसेट की वैल्यू में कोई भी डाउट होता है, तो केस हम रेफर कर देते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, ठीक है? फिर वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू निकालेगा उस वैल्यू के बेस पे हम आगे कैपिटल गेन या कुछ भी प्रॉफिट निकालेंगे। तो 55A में यही लिखा हुआ है कि अगर कैपिटल गेन के किसी प्रोविजन में अगर सेल कंसीडरेशन में या फेयर मार्केट वैल्यू में कोई भी डाउट है तो आप केस वैल्यूएशन ऑफिसर के पास रेफर कर सकते हो, फिर वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू निकालेगा उसके बेस पे कैलकुलेशन होगी। ओके सर। सर मम्मा उस दिन ना लिटिल बिट नर्वस हो गई थी, इसके लिए पूरा बोल नहीं पाई थी। हाँ जी, मम्मा उस दिन नर्वस हो गई थी ना, इसलिए पूरा बोल नहीं पाए मतलब सही से।
नहीं नहीं, उन्होंने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया था। वो नर्वस हो गए थे उस टाइम, आप सामने थे ना, इसके लिए मम्मा भी बोल रही क्या मैं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा उन्होंने आशीर्वाद दिया था। थैंक यू सो मच जी। इसके ओके जी, हो गए डाउट? चलो हाँ जी, अगला डाउट फिर यहाँ पे आपका कुशलीन। हाँ जी कुशलीन, आपका डाउट है? यस सर। हाँ जी बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा एक डाउट है सेक्शन नंबर 50 कैपिटल गेन्स का। उसमें जब हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला प्रोविजन है ना, हाँ जी। तो जब ब्लॉक ऑफ एसेट्स में हमने एसेट सेल करी, परचेज करी, उसके बाद हमने जो डेप्रिसिएशन है वो परचेज ऐड करके साथ ही डेप्रिसिएशन लेस करना है, या पहले सेल्स को माइनस करना है फिर डेप्रिसिएशन लेना है? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस में जो भी आपने एसेट उस साल परचेज की हैं वो ऐड कर दोगे, और उस साल आपने जितनी भी एसेट सेल की हैं वो माइनस कर दोगे। फिर जो 31 मार्च को जो आपकी डब्ल्यूडीवी निकल के आएगी ना, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है। ठीक है ना? ओके, चाहे जो हमारी सेल्स है वो लास्ट मंथ में क्यों ना हो, यूं हमने उसको पहले ही लेस करना है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहले माइनस करके जो आपकी लास्ट डब्ल्यूडीवी बचेगी उसके ऊपर आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। ओके सर। सर एक मैट का डाउट था। हाँ जी। उसमें था कि 100% ईओयू से जो हमें प्रॉफिट मिलता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से, वो बुक प्रॉफिट के टाइम हम उसको कंसीडर नहीं करते? नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। ओके। और लेकिन जब हम कंपनी के लिए प्रॉफिट निकालते हैं फिर उसको करते हैं वो कंसीडर? हाँ, वहां पे लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक और चीज है सर, मेरे से ना इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं। प्रैक्टिकल को आपका प्रोफेशनल है? हाँ जी सर, प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस है, मैं जब भी मतलब करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, मतलब हमेशा ही रहा है मेरा। पहली मतलब बात कभी तो भी इनकम टैक्स के क्वेश्चन नहीं होते मेरे से। देखो, पहली बात तो जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करो ना, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जहां जहां बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर लो, उसके ऊपर एक स्टार या कोई भी साइन बना लो कि ये पॉइंट्स में मुझसे गलती हो रही है। ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलती किसी से भी नहीं होती। जब हम भी पढ़े थे, जब हम सीए फाइनल के अंदर, तो कम से कम पहले 4-5 बार हमारा क्वेश्चन गलत होता था। ठीक है ना? वो ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। बट अगर मैं 4-5 बार सेम मिस्टेक कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी है। तो अगर किसी पॉइंट में बार बार गलती हो रही है, उसको आइडेंटिफाई कर लो कि ये पॉइंट मुझसे गलत हो रहा है, और जब अगली बार रिवीजन करो ना, तो उससे पहले वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो जहां पर गलती हो रही है। ठीक है? बाकी गलतियां जो होती है ना, वो गलतियां सही तभी होती हैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। बाकी अभी मेरे स्टाम को स्टूडेंट दरबार चल रहे हैं, तो मैं एग्जामिनेशन वाला टॉपिक अभी जीएसटी का डालूंगा, उसके बाद फिर इनकम टैक्स और कस्टम के ही मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने हैं, तो उसमें आपका ना प्रैक्टिस और हो जाएगी। ठीक है सर। सर एक ये क्वेश्चन था कि जो मैट के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, है नहीं ना, वो नहीं उनका करने, जो वो इंडियस वाले नहीं करने आपको। हमने नहीं करने? ठीक नहीं, है, बस ये इंडियस वाले पूछ। नहीं करने आपको, क्योंकि इंडियस अभी आपके पूरे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम। और किसी का डाउट है जी? हैंड रेस करो एक बार। सर मेरा। हाँ सर मेरा। हैंड रेस कर लो सिर्फ, क्योंकि आवाज तो काफी सारी आ जाएंगी। सर मेरा आकाश। हाँ जी आकाश। रोनित आपके पास आता हूँ मैं इसके बाद। आकाश। गुड इवनिंग सर। हाँ मेरा जी, गुड डाउट है इवनिंग। टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में एक इसका एम है टैक्स अवॉइडेंस का, टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ लॉ ओनली। सर यहाँ पे अप्लाइंग स्क्रिप्ट क्या है? टैक्स सर अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ लॉ ओनली, इसका मतलब ये है, देखो अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है। देखो 3 टर्म्स होती हैं, एक टैक्स प्लानिंग होती है, एक टैक्स इवेजन होती है, और एक टैक्स अवॉइडेंस होती है। प्लानिंग आपकी लीगल होती है, अवॉइडेंस भी आपकी लीगल होती है। देखो आपने क्या बोला, बाय अप्लाइंग द स्क्रिप्ट ऑफ द लॉ। इसका मतलब यह है कि जो लाइन लॉ में लिखी है ना, मैंने उसको पकड़ के ही टैक्स कम किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की। इसको बोलते हैं लॉ की कमी, मतलब लॉ में कमी है, उस कमी को मैंने उठाया फिर टैक्स कम किया, इसको अवॉइडेंस बोलते हैं। तो सोच के बोलना, अब जब लॉ बनाने वाले ने ही लॉ में गलती कर दी और उस गलती को मैंने पकड़ के टैक्स कम किया, तो गलती मेरी तो नहीं है ना। तो इसको हम अवॉइडेंस बोलते हैं कि जो लॉ की स्क्रिप्ट है, मतलब लॉ की जो लाइंस है, उसको मैंने फॉलो करके टैक्स कम किया। ठीक है। और सर इसकी प्रैक्टिस में दे रखा है हेजिंग ऑफ टैक्स। हेजिंग ऑफ टैक्स का मतलब? हेजिंग का मतलब यार मैं आपको ना भी टैक्स में समझा नहीं पाऊंगा। हेज वर्ड जो है ना, वो नॉर्मली फाइनेंस के अंदर आता है।
जैसे शेयर मार्केट होती है, आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा, शेयर मार्केट में लोग अपना रिस्क हेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो एक टर्म वहां पे यूज होती है। हेजिंग का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम आपको इतना ही लॉस होगा, इससे ऊपर लॉस हो नहीं सकता, उसको हम नॉर्मल समझ लो, उसको हेजिंग बोलते हैं। ओके सर। और सर एक सेक्शन 206C में एक टर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन अल्कोहलिक लिकर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्क्रैप एक्सेट्रा। सर इसमें दे रखा है नेचर ऑफ गुड्स और परचेज प्राइस। सर इसमें 2 बार तेंदुलीफ दे रखा है। पहला पॉइंट है इसका अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड तेंदुलीफ 1% और तेंदुलीफ 5%। सर ये 2 बार दे रखा है तेंदुलीफ, तो हम क्या कंसीडर करें? 5% है, तेंदुलीफ का 5% आएगा, 1% नहीं आएगा ना? हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा, वैसे अल्कोहलिक लिकर का 1% है, तेंदु का 5 है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी रोनित। सर गुड आफ्टरनून जी। सर एक टैक्स ट्रीटीज में क्वेश्चन था। किसमें? मिस्टर अनुज करके। किसमें? सर टैक्स ट्रीटीज, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अच्छा हाँ जी, सेक्शन 91 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कह रहे हो? हाँ सर, इसमें सर यूनिलेटरल रिलीफ जो मिलता है ना, क्या सेक्शन 91 के अंदर। हाँ हाँ, उसमें सर क्वेश्चन ये था कि एक इंडिविजुअल है, उसने पाकिस्तान में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उसको वहाँ से इनकम हुई और साथ में वहाँ टीडीएस भी लगा। सर मॉड्यूल में क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इनकम में ही टीडीएस ऐड कर दिए, तो उसके बाद उन्होंने टैक्सेशन एक्सपेक्ट दिखाया। और काफी सारे क्वेश्चन में लोग टैक्सेशन अलग दिखाते हैं और क्वेश्चन में टीडीएस ऐड नहीं करते, तो फिर यहाँ कंफ्यूजन है कि टीडीएस ऐड क्यों किया। देखो यार, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर उसने रिसीव्ड वर्ड लिखा है, इट मींस अगर उसने रिसीव्ड वर्ड लिखा है कि इनकम इतनी रिसीव हुई है, तो इट मींस वो टीडीएस काटने के बाद है, हमें ग्रोस इनकम लेके जानी पड़ेगी। और अगर वो सिर्फ इनकम वर्ड यूज कर रहा है, तो इट मींस उसमें टीडीएस ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। अब वो आपकी ना एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, पहली बात तो वो क्लियर कर देगा उसमें टीडीएस है या नहीं है, वो ना वर्ड देखते ही पता लग जाएगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको वहां पे ना एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी, क्योंकि आपके प्रोफेशनल के एग्जाम है, ठीक है ना, और पेपर तो प्रैक्टिकल ही है, तो आप एजम्पशन लिख के आओगे कि आप टीडीएस इंक्लूड मान रहे हो या टीडीएस इंक्लूड नहीं मान रहे हो। मतलब अगर इंक्लूड मान रहे हैं तो फिर हम लोग उसमें ऐड ऑन करेंगे, मतलब फिर इनकम पूरी टीडीएस के साथ ही चलेगी। अगर हम इंक्लूड मान रहे हैं इनकम, अगर आप उस इनकम में टीडीएस इंक्लूड मान रहे हो, फिर तो वही इनकम लेनी है। अगर इंक्लूड नहीं मान रहे, फिर टीडीएस को ऐड करके इनकम लेनी पड़ेगी। सर आपने अभी आइडेंटिफिकेशन का ही बताया था ना कि मतलब अगर इनकम लिखी हो तो फिर अलग मान, तो वो तो मैंने तब लिखा था, अगर रिसीव्ड वर्ड लिखा हो, रिसीव्ड का मतलब क्या है, इतना नेट पैसा मिला, मतलब टीडीएस कटने के बाद, ठीक है ना, फिर हमें टीडीएस ऐड करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ लिखा हुआ है इनकम, तो इट मींस वो ग्रोस इनकम होगी, टीडीएस उसमें ऑलरेडी ऐड होगा। तो सर अकेला इनकम लेना पड़ेगा। हाँ जी सर एक गिफ्ट में डाउट था, गिफ्ट के लोग इन्होंने कहा है, हाँ सर गिफ्ट के लॉ में, हाँ जी, मतलब उसमें ये लिखा है कि 50,000 बर्थडे में मिला है। हाँ जी सर 50,000 कैश अगर बर्थडे में मिला है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है ना? हाँ एग्जम्प्ट होगा। सर उन्होंने मॉड्यूल में टेस्ट करके बताया कि बर्थडे में मतलब बर्थडे ओकेशन में कवर नहीं है, सिर्फ मैरिज कवर है, इसलिए हम फुल्ली टैक्स कर देंगे। नहीं आप अमाउंट उसको, मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन में क्या सिर्फ यही लाइन लिखी है या ऊपर और भी कोई पॉइंट दिए हुए हैं? सर ऊपर उन्होंने बस इतना ही लिखा है कि 50,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड residing in Mumbai received on the occasion of the birthday। हाँ फिर तो 50,000 अगर एग्जैक्ट है तो फिर तो वो एग्जम्प्ट है। 50,000 से अगर ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। बट अगर उसने और भी पॉइंट दिए हैं और मॉनिटरी का एग्रीगेट अगर बन रहा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। मॉनिटरी का एग्रीगेट नहीं बन रहा, अकेला 50,000 ही है, तो बस फिर तो एग्जम्प्ट है। ठीक है रोनित, ओके जी। हाँ जी और बताओ जी, और एक बार हैंड रेस दोबारा से करो, मैं भूल गया हूँ। हाँ जी वर्णिका। सुशीम मैं आपके पास आऊंगा अभी यार, आता हूँ। हेलो हाँ जी वर्णिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे सेक्शन 32 अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बता दो। 32 सबसेक्शन 32 नहीं अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अच्छा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। यस सर। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, जैसे आप सब जानते हो डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होता है। हाँ जी। अब जब पीएनएल में डेबिट होगा तो बड़ी बड़ी आज जितनी भी कंपनीज है ना, उनका डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा होता है कि सारे के सारे प्रॉफिट जो होते हैं ना, उस डेप्रिसिएशन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते।
ठीक है। ओके सर। फॉर एग्जांपल मान लो डेप्रिसिएशन मेरा 5 लाख रुपए है और हाँ सारे जी। प्रॉफिट मिलाकर मेरे फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए हैं, तो हाँ जी 1 सर। लाख रुपए जो मेरा बैलेंस बच गया वो हो गया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। हाँ अब जी सर। गवर्नमेंट कहती है उस डेप्रिसिएशन को आप किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, कैजुअल इनकम और सैलरी को छोड़ के। हाँ जी सर। और अगर वो खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब जैसे सेट ऑफ के चैप्टर में आपकी लिमिट होती है ना 4 साल और 8 साल, तो अनएब्सॉर्ब हाँ जी सर। डेप्रिसिएशन में कोई भी लिमिट नहीं होती, मतलब इनफिनिटी लाइफ तक ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये बात ध्यान देना। ओके सर। सर एक और हाँ सर, जी। डीए में जो ऑटोए वाला है और एक डीए, इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये वाला नहीं आ रहा था क्वेश्चन। देखो डीए उटोए वाला नॉर्मली जो सैलरी है ना, जहां पे भी हाँ आप जी सैलरी हाँ के जी क्वेश्चन सर। आपने किए होंगे हर जगह पर डीए हाँ जी। आपने उटोए वाला ही लिया होगा। उटोए हाँ का जी हाँ मतलब क्या जी। होता है, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। हाँ ठीक जी। है। सिर्फ हाँ जी एक सर। जगह में भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो ग्रेचुटी वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा हाँ तो जी उस सर। केस में सैलरी हम लेते हैं बेसिक प्लस में डीए टोटल वाला। हाँ जी सर। ठीक है ना। तो हाँ नॉर्मल जी सर। देखो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सैलरी का तो नॉर्मल डीए लेना हाँ। होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला टोटल डीए नहीं लेना। बट अगर वही ओके सर। ग्रेचुटी वाला है और एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो उस केस में फिर हाँ आपको जी। डीए लेना पड़ेगा टोटल वाला। ओके सर। ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर सुशील बोलो एक फटाफट से। सर अच्छा एक और क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। 35D amortization of certain preliminary expense। उसके अंदर तो ये है कि अगर बिजनेस कमेंसमेंट से पहले कोई भी आपने खर्चे किए हैं, जैसे हाँ जी रिसर्च सर। एंड डेवलपमेंट हाँ पर जी। खर्चा किया है, तो वो सारे खर्चे हाँ हम जी अलाउड सर। करते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। बट हाँ वो जी सर। लोग जितने भी खर्चे हम अलाउड करेंगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हम्म, के 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब ओके जितनी सर। आपकी कॉस्ट ऑफ हाँ जी। प्रोजेक्ट है उसका मैक्सिमम 5% खर्चे अलाउड होंगे, और वो सारे एक साथ नहीं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। ओके ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी सुशीम ओके बोलो थैंक यू फटाफट सो से। मच सर। वेलकम सुशीम, अपनी ऑडियो वहां से ऑन करो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल एकदम जबरदस्त आवाज आ रही हाँ है। सर, हाँ सर, नमस्ते सर, प्रणाम लीजिएगा। हाँ जी प्रणाम जी सर प्रणाम। सर मेरा एक क्वेरी है कि वो जो कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉकिंग ट्रेड हाँ सेक्शन जी 45 सबसेक्शन 2 हाँ जी में सर जब कैपिटल एसेट से कन्वर्ट हो रहा है स्टॉकिंग ट्रेड में, हाँ जी तब कैपिटल गेन का फॉर्मूला है एफएमबी ऑन डेट ऑफ कन्वर्शन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ जी हाँ, लेकिन जब एक सम में जब स्टॉकिंग ट्रेड से जब सर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, तब वो कैपिटल गेन का जो फॉर्मूला है वो बिजनेस इनकम बोल के आ रहा है, ऐसे क्यों सर? देखो ना, जब स्टॉकिंग ट्रेड को मैं कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करूंगा तो स्टॉकिंग ट्रेड गया ना, तो जब स्टॉकिंग ट्रेड गया तो वो तो बिजनेस की इनकम हो गई। एक बात मैंने सोच के बताना। अच्छा एक बार ध्यान सुनो, पहले मैं आपको फिर बताता हूँ। 2 मिनट बैलेंस बचे हैं, लास्ट डाउट है मेरा। ठीक है जी। उसके बाद फिर मेरा 4:30 बजे दोबारा से डाउट सेशन है, तो जिन जिन बच्चों के डाउट पेंडिंग है 4:30 बजे मैं दोबारा से मिलूंगा। उसके बाद फिर मैं दोबारा से आऊंगा 6:30 बजे भी। ठीक है ना। तो जो डाउट्स पेंडिंग है टेंशन मत लेना, दोबारा से भी 2 मेरे डाउट सेशन बचे हैं। चलो मैं अब आपको रिप्लाई करता हूँ। अब देखो कैपिटल एसेट को अगर मैं स्टॉकिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे हाथ से जा क्या रहा है, कैपिटल एसेट जा रही है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला ट्रीटमेंट होगा कैपिटल गेन के अंदर। बट अगर स्टॉकिंग ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करता हूं तो अब मेरे हाथ से क्या जा रहा है, स्टॉकिंग ट्रेड जा रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट होगा वो पीजीपी के अंदर होगा। ठीक है जी। तो इट मींस आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया कि आपने कैपिटल एसेट को स्टॉकिंग ट्रेड में कन्वर्ट किया, फिर स्टॉकिंग ट्रेड आगे बेचा, तो कैपिटल एसेट टू स्टॉकिंग ट्रेड कन्वर्जन ये कैपिटल गेन है। और जब आगे स्टॉकिंग ट्रेड बेचा फिर वो लगेगा पीजीपी। और अगर स्टॉकिंग ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो इस कन्वर्जन पर लगेगा पीजीबीपी। और फिर जब आगे कैपिटल एसेट बेचोगे ना उस पर लगेगा कैपिटल गेन। ओके, तो सर जब मैं स्टॉकिंग ट्रेड से कैपिटल एसेट करूंगा तो जो कैपिटल गेन का जो फॉर्मूला है वो निकल कर वो जब कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा, क्या मैं वो मेंशन करूंगा कि वो बिजनेस इनकम है? हाँ, उस टाइम आपकी 2 इनकम निकालनी पड़ेगी ना आपको, बिजनेस इनकम भी निकालनी पड़ेगी और कैपिटल गेन इनकम भी निकालनी पड़ेगी आपको। ओके, और सर जब नॉर्मल है जो कैपिटल एसेट से कन्वर्ट होकर स्टॉकिंग ट्रेड है, तब भी तो 2 इनकम निकलनी पड़ेगी सर? तो भी 2 इनकम निकलेंगी। इनकम तो दोनों में ही 2 निकलनी है। देखो ना, फर्क सिर्फ इतना सा हो रहा है, पहले वाले केस में पहले कैपिटल गेन आ रहा है फिर पीजीपी आ रहा है, दूसरे वाले केस में पहले पीजीपी आ रहा है फिर कैपिटल गेन आ रहा है।
अच्छा सर, एक्चुअली मेरा एक क्वेरी है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एक सम में सर जो कैपिटल गेन का फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन करके लिखा है कि बिजनेस इनकम, और जो बिजनेस इनकम का है वो का फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन करके कैपिटल गेन का लिखा है। तो ऐसे कि सर कर सकता है हम? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, एक बार दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? जैसे सर कैपिटल गेन का फॉर्मूला है दैट